Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope so you all are doing well. After some time again Rising Chemistry is here to discuss a significant topic of our fuel chemistry. The topic of fuel chemistry that we learn in this lecture is biogas technology. So in this lecture we will discuss about the history of biogas technology, introduction, processes or principle of biogas technology, its benefits, its effect on environment and overall conclusion. ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि हमने जो बायोगैस टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है इसे क्यों यूज़ किया, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक प्रोसेस यूज़ होता था सस्टेनेबल सोल्यूशन के नाम से, जिसमें हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे और वेस्ट मैनेजमेंट को जो यूज़ करते होते थे। ठीक है, लेकिन फिर हमने बायोगैस टेक्नोलॉजी को की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, उसके बाद पर्पस क्या था। ठीक है, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। देन सबसे पहले हम देखते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रीन्यूएबल फ्यूल थ्रू डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मीन्स डैट कि हम बायोगैस टेक्नोलॉजी है जो उसमें हम बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, और उसमें जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है एनिमल्स का, उनमें एनारोबिक डाइजेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारे पास बायोगैस कहलाती है। ठीक है, अब बायोगैस अगर देखें हम तो ये गैसेस का मिक्सचर है और इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, वो हमारे पास होता है मीथेन। और मीथेन हमें पता है कि हम बर्निंग के लिए, हीटिंग के लिए इस गैस को हाइड्रोकार्बन के तौर भी कहते हैं, इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि ओवरऑल बायोगैस जो है उसमें कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेन तो हमारे पास मीथेन है, उसके अलावा हमारे पास उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स के कुछ ट्रेसेस होते हैं, वाटर वेपर का कोई कंटेंट होगा उसमें। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ हैं वो भी हमारे पास बायोगैस में शामिल होगा। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल जो है हमारे पास इस प्रोसेस का, वो तो उसमें बेसिकली हमने क्या देखना होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है उस पर एनारोबिक डाइजेशन होती है और उसके नतीजे में हमारे पास बायोगैस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बेसिकली बायोगैस प्रोडक्शन अक्कस थ्रू एनारोबिक डाइजेशन। और एनारोबिक डाइजेशन अब हमारे पास क्या है जी, इट इज़ अ माइक्रोबियल process that breaks down organic matter in the absence of oxygen। के जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो उसको ब्रेक डाउन करना, वो हमारे पास कहलाता है एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स की बात करें तो 4 स्टेप्स हैं हमारे पास एनारोबिक डाइजेशन के या फिर बायोगैस टेक्नोलॉजी के, हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, सेकंड वन इज़ एसिडोजेनेसिस, थर्ड वन एसिटोजेनेसिस एंड फोर्थ वन इज मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस, मीन्स डैट हाइड्रो के वाटर यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्मॉलर कंपाउंड्स में। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ बायोगैस टेक्नोलॉजी, इट इज़ द क्रूशियल स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है और क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि देखें कॉम्प्लेक्स को हम जब तक सिंपलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो उस पर एनारोबिक डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है इसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उनको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली इसे डिग्रेड कर सकें। ठीक है, फैक्टर्स में देखें तो जो पीएच है वो हमारे पास तकरीबन 6 से 8 होती है इसकी रेंज पीएच की ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इंजाइम का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस में, क्योंकि जो इंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसको इन्हेंस करते हैं, उनको जो स्पीड अप करते हैं। ठीक है, उनको जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स को
सिंपलर में कन्वर्ट करने का उसको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है एसिडोजेनेसिस। इसमें हमने क्या करना होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज एसिडोजेंस कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स बनी हैं जिनमें शुगर्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पास वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, जैसा कि एस्ट्रिक एसिड हो गया, प्रोपोनिक एसिड हो गया या फिर ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो अब अगर हम फैक्टर्स देखें जो इस स्टेप पे फैक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है पीएच रेंज। तो इस स्टेप में जो पीएच की रेंज है वो 5.5 से लेके 6.5 तक होती है। ठीक है, इसके बाद जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास एसिडोजन्स हैं वो माइक्रोबियल जो हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं एसिड्स में, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पास एडिक्वेट जो अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो उनकी डाइजेशन है उसके लिए जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनके पास मौजूद हों। इसके बाद हम सेकंड स्टेप, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है एसिटोजेनेसिस। इट इज़ द स्टेज ऑफ बायोगैस टेक्नोलॉजी वेयर द कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ एसिडोजेनेसिस। मतलब कि जो पिछला स्टेप है जिसमें हमारे पास एसिड बना था, अगर उसमें हम एस्टिक एसिड ले रहे हैं तो उसको कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर में। ठीक है, इसमें जो हमारे पास फैक्टर्स हैं अगर उनकी बात करें तो ऑप्टिमल जो पीएच है उसकी रेंज हमारे पास 6.5 से लेकर 7.5 होती है। टेम्परेचर देखा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इसमें अगर हमारे पास ये स्टेप अच्छा हो रहा है, अगर ये स्टेप हमारे पास सही है, अगर हमारे पास एसिड जो पीछे एस्टिक एसिड है वो सही से कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर में, तो हमारे पास जो बायोगैस की प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, जो एफिशिएंसी है प्रोसेस की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो रिटेंशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मीथेनोजेनेसिस के मीथेन की जो प्रोडक्शन है, जेनेसिस मीन जनरेट करना। ठीक है, तो मीथेन को जनरेट करना, इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ बायोगैस टेक्नोलॉजी and it is a critical step in which the acetic acid is converted into the mixture of CH4 and CO2। ठीक है, लास्ट स्टेप है और चूँकि हमारे पास बायोगैस टेक्नोलॉजी में हम एनर्जी को ही प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमारे पास CH4 है ये मोस्ट सिंपलेस्ट और कॉमनली यूज जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। तो एट फोर्थ स्टेप ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे पास CH4 और CO2 की प्रोडक्शन को, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है पीएच की रेंज। तो पीएच इसमें हमें चाहिए होता है 7 से 8। ठीक है, उसके बाद जो टेम्परेचर है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारे पास जो माइक्रोबियल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और डाइवर्सिटी है वो भी इफ़ेक्ट करती है इस स्टेप में, क्योंकि जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने ही एनारोबिक डाइजेशन को करना होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। देखा जाता है कि जो हमारे पास माइक्रोबियल ये प्रोसेस करने लगे हैं क्या वो ये प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं, तो उस हिसाब से जो इनका स्ट्रक्चर है वो या इनकी जो डाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट करती है मेथनोजेनेसिस के स्टेप पे। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास प्रोडक्शन हो गई है CO2 की और मीथेन की, तो उनको स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनहिबिटर्स को। मीन्स डैट कि इस टाइम में हमें क्या चाहिए होते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास इधर मीथेन की जैसे ही फॉर्मेशन होगी तो वो जो रिएक्शन है जो माइक्रोबियल हैं वो फर्दर डिग्रेडेशन को करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह
मिनिमाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स को यूज़ करना है, लेकिन उनकी जो उन सब्सटेंसेस की जो अमाउंट है वो हमारे जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास वो रिएक्शन को स्टार्ट होने से पहले ही रोक दे। तो इसीलिए इनहिबिटर्स को यूज़ करना है, लेकिन इस मिकदार में करना है कि रिएक्शन को जब रिएक्शन में जब हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाए तो तब वो रिएक्शन को स्टॉप करें। तो ओवरऑल देखें तो जो हमारे पास बायोगैस टेक्नोलॉजी है इसके बहुत यूजेस हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसके लिए, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, कुकिंग के लिए, फ्यूल के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं एज इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये तो हमारे इसकी इफ़ेक्ट हो गया ओवरऑल। इंडस्ट्रीज़ में अब देखें हमें फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमें बायोगैस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये लेस कॉस्टली होता है, ठीक है, इतना कॉस्टली नहीं होता। तो इसकी जो प्रोडक्शन है मतलब कि हम मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। मीन्स डैट कि इस पे कॉस्ट जो है वो कम होती है। इसी तरह जो हमारे पास इन्वायरमेंट पे देखें इसके इफ़ेक्ट, तो इन्वायरमेंट पे इसका इफ़ेक्ट ये है कि एक तो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। और जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेज की हमारे पास रिडक्शन होती है तो हमारे पास ओवरऑल जो क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट होता था ग्रीन हाउस गैसेज का वो कम हो जाता है या वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। देखिए अगर किसी इंडस्ट्री के वेस्ट को हम यूज़ करते हुए एनर्जी बना रहे हैं तो हमारे पास जो वेस्ट की मिकदार है वो कम हो जाएगी, बल्कि हमने उसी एनर्जी में यूज़ कर लिया है तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होगी एनर्जी सेल्फ सफिशेंसी, कि जो एनर्जी है वो जैसे खुद से खुद ही प्रोड्यूस हुई जा रही है। फॉर एग्जांपल कि एक स्टेप को एक इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल हमने पेपर बनाया है तो पेपर तो बन गया, लेकिन उसके वेस्ट को यूज़ करते हुए हम फिर से एनर्जी बना सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक बायोगैस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन को, स्टेप्स को, प्रोसेसेस को, ठीक है, इसके बेनिफिट्स को देखा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह।